मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करते हुए उसका नया टॉपिक ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई जीवन शैली की चर्चा करेंगे। हमने देखा बेटा अभी तक कि किस तरह से ये हंटर गैदर्स या आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर शिकार करके प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोजन की सामग्री को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, और वो खाने के तलाश में, नए नए जानवरों की तलाश में या फिर नए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। धीरे धीरे जैसे पृथ्वी पर एनवायरनमेंट चेंज हुआ, कम से कम आज से 12,000 साल पहले की ये घटना है, जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंज हुआ, मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा और हमारी वनस्पति, हमारी प्रकृति में बहुत सी अलग अलग तरह की फसलें विकसित होने लगी। तो जब लोगों ने, उस समय के लोगों ने उन फसलों को देखा, उनका निरीक्षण किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की कि वो खाने के लिए एक प्रचुर मात्रा में अच्छा खाद्य भंडार है, तो लोगों ने उसकी खेती शुरू की। और इन खेती करने की जब उन्होंने शुरुआत की तो जिसके तहत उनकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव आया, उनकी जीवन शैली में एक नया बदलाव आया। जब वो फसल को उगाते थे तो न केवल वो फसल के बीज बोने के बाद उसकी देखभाल करना, उसमें उसको सिंचाई करना, उसके लंबे टाइम तक जानवरों से या फिर चिड़िया से उनकी रक्षा करना, बाद में उसको काटना, उसको भंडारण करना, ये कई इस तरह की गतिविधियाँ थी, ये कई इस तरह के कार्य थे जिनके आधार पर वो अब एक स्थान पर बस कर रहने लगे थे, एक स्थान पर वो जम कर रहने लगे थे। और जो ग्रेन्स था उसको न केवल वो अपने खाने के लिए यूज़ करते थे, बल्कि उसको आगे आने वाले समय के लिए उसको स्टोर करते थे या फिर सीड्स के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते थे, खाने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते थे। और इस तरह से उन्होंने अपने खाने को या जो सीड्स को न केवल उन्होंने स्टोर करना शुरू किया, बल्कि इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े पोट्स या घड़े बनाए या बास्केट्स बनाई, या जो ग्राउंड के अंदर पिट हाउस कह सकते हैं हम उसको, पिट हाउस या फिर गर्भगृह या फिर गर्भस्थान ऐसे बनाए उन्होंने, जहाँ पे कि वो अपने अनाज को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्टोरिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे नेचर से प्राप्त एक ऐसे सोर्स होते हैं जो जिनसे कि मनुष्य को बहुत सारी खाद्य की सामग्रियाँ मिलती हैं, और जिससे यदि वो उसे पालतू बनाता है तो उससे अपने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, जो उनके भोजन का प्रमुख स्रोत हो सकती हैं। एनिमल्स जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, ऐसे में इन लोगों ने इन्हें पालतू बनाना शुरू किया। इससे न केवल वो दूध प्राप्त करते थे, खाने के लिए मीट प्राप्त करते थे, जो उनके खाने का एक महत्वपूर्ण साधन या संसाधन कह सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स थे वो चलता फिरता एक भंडारण का काम करते थे। अब इसका अपन आगे का पॉइंट लेते हैं बेटा, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर। जो पहला सबसे पहले कहाँ खेती की गई, कहाँ पशुपालक या जानवरों को पालने की परंपरा थी, या फिर जो भी चीज़ें थी वो कहाँ इकट्ठी हुई, कहाँ शुरू हुई। अब इसमें अगर हम देखें तो दिस में आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स, ये वो समय था बेटा जब बहुत सारी जगहों पे धीरे हम मैप में यदि हम देखें तो हम ये एक ब्लू स्क्वायर से, अगर आप मैप में कुछ स्थान है जैसे मेहरगढ़ है या बुर्ज होम है, ये वो जगह थी बेटा जहाँ पे कि हमें ये एविडेंस मिले हैं अर्लियर टाइम में कि यहाँ पे फार्मर्स या हार्डर्स रहते थे, या फिर यहाँ और ज़्यादातर उन्होंने कई जगहों पर अपनी खेती बाड़ी भी शुरू कर दी थी। वो खेती बाड़ी के अलावा उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना, जानवरों को पालना ये भी शुरू कर दिया था। जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें कई इस तरह के एविडेंस मिले हैं, जैसे जले हुए अनाज के दाने या फिर जानवरों की हड्डियाँ, जिनमें कि डिफरेंट एनिमल्स की होती थी, चाहे वो गोट हो, चाहे शिप हो, या और दूसरे जैसे पिग हो, इस तरह के और दूसरे जानवरों के भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो उन्होंने जानवरों को पालना और खेती करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना टूवर्ड ए सेटल्ड लाइफ, कि जो उन्होंने अपने आप की जो उनका जो जीवन था वो किस तरह से धीरे धीरे सेटलमेंट या बस्तियों की तरफ जा रहा था, वो अपने आप को सेट कर रहे थे, एक स्थान पर रह रहे थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड some traces of huts and houses in some sites, मतलब कुछ पुरालेख या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को इस तरह के अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर लोगों
ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे। वो हम कह सकते हैं आज का जो कश्मीर है उसमें एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कई इस तरह के एविडेंस मिले हैं जिसमें कि जो वो मकान बनाते थे, और ये मकान मुख्यतः कहाँ बनाए जाते थे, गड्ढा खोद के अंदर की तरफ बनाए जाते थे जहाँ पे सीढ़ियों से जाया जाता था। और ये जो मकान थे उन्हें जब बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी से उनका बचाव करते थे। इसके अलावा हमें और भी कई एविडेंस मिले हैं कि वो खाना पकाते थे, और खाने को पकाकर उसका यूज़ करते थे। जो पिट हाउस जो होते थे बेटा, वो मुख्यतः ज़मीन के अंदर खोद के गड्ढों में बनाए जाते थे ताकि यहाँ पे वो अपने अनाज का भंडारण भी कर सके और अपने रहने के लिए भी व्यवस्था कर सके। इसके अलावा उस समय के जो काल में बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टोन टूल्स मिले हैं। स्टोन टूल्स जो होते थे, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स। ये जो उस समय जो हमें टूल्स, उस समय के जो हमें कुछ औजार मिले हैं जो कि मुख्यतः पत्थरों के बने हुए होते हैं या हड्डियों के बने हुए होते हैं, ये जो उस समय के पूरा प्राचीन काल से बिल्कुल अलग थे। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, नियोलिथिक टाइम पीरियड या नियोलिथिक स्टोन टूल्स। ये आपके फ़ोटो में देखो, स्क्रीन पे शेयर हो रहा है बेटा, ये वो टूल्स हैं जो बहुत पूरा प्राचीन काल से नव प्राचीन काल की तरफ अपने रूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुके थे। वो पहले से ज़्यादा छोटे, नुकीले, पॉलिश्ड हुआ करते थे, जिससे कि ये इनका यूज़ कर सके ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का शिकार करने में या अपने फसलों को काटने में, पेड़ों को काटने में इनका यूज़ कर सकें। इसके अलावा हमें उस समय के कुछ इस तरह के भी अवशेष मिले हैं कि यहाँ पे जो मसाले कूटने के लिए या अनाज वगैरह का कूटने के लिए ओखली या मूसल का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत साल पहले की घटना है और जिनका यूज़ हम आज भी हमारे घरों में नॉर्मलता कर रहे हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा न केवल अलग अलग तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि उस समय हमें बहुत से ऐसे पोट्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं जो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। मिट्टी के बर्तन कहे जा सकते हैं जो ऊपर से डेकोरेटेड होते थे। और वो पोट्स किस काम आते थे बेटा, जो ग्रेन्स होती थी उनको स्टोर करने के लिए उन पोट्स का इस्तेमाल किया जाता था। आपके स्क्रीन पर देखो बेटा, ये शेयर हो रहा है, ये है एक ऐसा जार है, मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है जिसमें कि वो लोग अपने खाने की चीज़ों को इकट्ठा करके आगे के समय के लिए रखते थे। इसके अलावा इस समय कुछ विविंग क्लॉथ्स का भी काम शुरू हो चुका था, मतलब कपड़ों की बुनाई का काम भी शुरू हो चुका था, जिसमें कि कॉटन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। और कॉटन की उन्होंने धीरे धीरे खेती करना भी शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि ये जो चेंज था ये सिर्फ सभी जगहों पे, जो महाद्वीप के सभी भागों में था। ये चेंज हमें कुछ हिस्सों में, महाद्वीप के कुछ हिस्सों में ही देखने को मिलता है। कहीं पर लोग अभी भी पुराने समय के हिसाब से ही शिकार कर रहे थे या चीज़ों को इकट्ठा कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, और कई जगहों पर जो ये इन्होंने अपनी जीवन शैली में बहुत सारा बदलाव कर लिया था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक क्लोजर लुक मेहरगढ़। मतलब मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी, अगर हम मैप में देखें तो मेहरगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कि एक प्लेन एरिया में वो जगह बसी हुई थी और भारत से ईरान जाने वाले रास्ते में वो पड़ती थी। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह बेटा जहाँ पे कि सबसे पहले एविडेंस मिले हैं। मेहरगढ़ was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह बेटा जहाँ पे कि सबसे पहले खेती की गई, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, या फिर यहाँ जानवरों को भी पालतू बनाया गया, इस तरह का भी अनुमान लगाया जाता है। न केवल शिप या गोट को पालतू बनाया जाता था, डियर, पिग या और दूसरे जानवरों को भी पालतू बनाया जाता था। अगर हम दूसरी तरफ देखें, अब यदि हम इससे आगे चलें तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये आप साइड में देखो बेटा, साइड में ये एक वहाँ पे मिला हुआ एक घर है जो कि मुख्यतः रेक्टेंगल शेप में बना हुआ है और इसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे जो काम आते थे उनको स्टोरेज के लिए या खाने का भंडारण करने के लिए, खाने को इकट्ठा करने के लिए। ये उस समय का ये जो हमें मिला है ये मेहरगढ़ में ही एक स्थान पर मिला है। जो इससे पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात की जानकारी मिलती है कि इन लोगों ने वहाँ पर अपने रहने के लिए अब घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। अच्छा, इसके अलावा वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे एक उनके साथ ये धारणा भी
थी, या फिर ये कहें कि ये एक आस्था भी थी कि जो लोग मर जाते थे या जिनका देहांत हो जाता था, उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होते हैं, वो जनरली उनको रेस्पेक्ट या आदर देने के लिए उनकी कब्रगाहों में उनके साथ उनकी जो प्रिय चीज़ होती थी उसको दफना दिया जाता था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, लोगों की ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जो जीवन होता है वो लगातार चलता रहता है। और इसलिए जो मृतक होते हैं उनके साथ उनके यदि प्रिय चीज़ को दफना दिया जाए तो आगे आने वाले लोग में या आगे आने वाले जो भी उनका जीवन यात्रा है उसमें वो उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। हमें मेहरगढ़ में कई इस तरह की कब्रगाह मिली हैं बेटा, जहाँ पे कि इस तरह के अवशेष मिले हैं कि मृतक के शरीर के साथ में वहाँ पे कुछ जगहों पर गोट या फिर और दूसरे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग इस धारणा में विश्वास करते थे कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो अपने आगे आने वाले जीवन में इन चीज़ों का यूज़ कर सके, इसके लिए मृतक के साथ में इन चीज़ों को भी दफनाया जाता था। अब हम इस बॉक्स में देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो पेंटिंग आपको शो हो रही है, इसमें इस पेंटिंग में पुराने समय में जब जानवरों का शिकार किस तरह किया जाता था या फिर कौन कौन सी ये पेंटिंग एक फ्रांस की है जिसमें कि बहुत ही अच्छे कलर्स का यूज़ किया गया था। तो कहने का मतलब है कि आज से 10,000 साल पहले या 12,000 साल पहले किस तरह के जीवन था, किस तरह के जीवन की यापन किया जाता था, उसको इन पेंटिंगों के माध्यम से जो हमें कई गुफाओं में मिली हैं समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, आज अपना ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया हो गया। थैंक यू बेटा।